लाइव हो क्या मैं? ओके मजा आया कल। A very good morning to all of you all. जो कुछ भी हमने पिछले 2-3 दिनों में किया है उसको पहले रिवाइज करते हैं और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। सबसे पहली बात तो आप लोग मुझे बताओगे, अकॉर्डिंग टू द कंपनीज एक्ट 2013, व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी? अ कंपनी मीन्स अ कंपनी incorporated under this act or under any previous company law. तो चाहे आप incorporated हो under 2013 act or under the previous act, does not make a difference, you will still be regarded as a company. Very good morning to all my virtual students also. Please pay attention in the revision part और फिर हमें आगे बढ़ना है, बहुत आगे जाना है। चलो एक बात बताओ, ये डेफिनेशन से खास हमें समझ में नहीं आता है कि कंपनी का मतलब क्या होता है, और इसीलिए हमने देखे थे कंपनी के फीचर्स। तो आप लोग बताओ कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास। T is for transferability of shares. O is for ownership and management. P is for C is for L for A for S for share capital, S for separate legal। अच्छा, लायबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। आज के जमाने में कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर है क्या बात है, ना है तो भी क्या चलेगा? सेपरेट लीगल एंटिटी के लिए हमने 3 केस लॉज देखे थे। क्या आप ये 3 केस लॉज के नाम बोल सकते हो? बोलो। सैलमन वर्सेस सैलमन एंड कंपनी लिमिटेड, ली वर्सेस ली एयर फार्म एंड गुजार वर्सेस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। परपेचुअल सक्सेशन का क्या मतलब होता है? कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस। कंपनी क्या है? आर्टिफिशियल है या फिक्टिशियस है? तो इज इट क्रिएटेड बाय लॉ? एंड इट विल ओनली बी डिसॉल्व बाय लॉ ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। कौन से 2 टाइप्स? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो पब्लिक कंपनी है। तो सबसे पहली बात तो ये जानना पड़ेगा, व्हाट डू यू मीन बाय अ प्राइवेट कंपनी? तो प्राइवेट कंपनी ऐसी कंपनी होती है जिसके आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस लिखे होते हैं। कौन से 3 रिस्ट्रिक्टिव क्लॉजेस? L, R, P. L is for limitation on the number of members. तो ये नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड टू 200। ये 200 की गिनती में जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज एम्प्लॉय मेंबर्स। एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। R is for what? Restriction. Restriction on what? Restriction on the transferability of shares. शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? तो क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफर किए जा सकते हैं? बट देयर विल बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। पी इज फॉर व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन व्हाट? प्रोहिबिशन ऑन मेकिंग एन इन्विटेशन टू द। तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक के पास नहीं जा सकती है, बट प्राइवेट कंपनी क्या प्राइवेट प्लेसमेंट सिक्योरिटीज का कर सकती है? तो जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कंपनी पब्लिक है। मतलब आप बताओ मुझे, क्या पब्लिक कंपनी में कोई लिमिट नहीं है ऑन द नंबर ऑफ मेंबर्स? पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है? और पब्लिक कंपनी क्या पब्लिक के पास जा सकती है? क्योंकि जिसमें LRP नहीं है वही कंपनी को माना जाता है एज अ
पब्लिक कंपनी. यस और नो गाइज? साथ साथ में हमने प्राइवेट कंपनी की कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखे थे. क्या आप बता सकते हो कुछ? फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड. पब्लिक कंपनी के तो बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा मोटर्स, इंफोसिस लिमिटेड, टीसीएस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन. अच्छा एक बात बताओ, प्राइवेट कंपनी को कौन से सेक्शन में डिफाइन किया है? सेक्शन नंबर 2 एंड क्लॉज इज 68. और पब्लिक कंपनी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज. कुछ बच्चे का शायद से मिसकंसेप्शन था, क्योंकि मैंने सुना उनको, दिस इज नॉट सेक्शन 2 सबसेक्शन 68, दिस इज सेक्शन 2 क्लॉज 68. तो अब आपको सवाल यह आ रहा होगा, व्हाट इज द डिफरेंशिएशन बिटवीन दिस क्लॉज एंड व्हाई इट इज नॉट कॉल्ड एज अ सबसेक्शन? देखो, जब मैंने आपको बैरक बताई थी, मैंने आपको बताया था यूनिट हमारा चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी था, जिसमें 2 सेक्शन थे. सेक्शन 1, अच्छा ये तो रिवाइज ही नहीं किया, शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट और एप्लीकेबिलिटी. बता, व्हाट इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट? द कंपनीज एक्ट 2030. Geographical extent बताओ, this act applies to whole of India. साथ साथ में commencement का कोई एक दिन नहीं है. और applicable, ये act किन किन लोगों को applicable है? बताओ चलो. Each and every company साथ incorporated under this act or under any previous company law. It is also applicable to insurance company, banking companies, companies in the generation and supply of electricity, companies incorporated under special act, and body corporates as notified by the central government. Central government ने क्या अपने इस पावर का इस्तेमाल किया है और क्या कुछ बॉडी कॉर्पोरेट्स को नोटिफाई किया है? One such body corporate is the Food Corporation of India. Another example could be National Highway Authority of India. Yes or no guys? Section 1 इसी के बारे में बात कर रहा था. Short title, extent, commencement and applicability के इंडिया में किन किन लोगों को ये कानून applicable होता है. But now Section 2 is all about definitions. और इस सेक्शन 2 में एक डेफिनेशन नहीं है, अनेक डेफिनेशंस है. बहुत सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. अगर हम लिस्ट देखेंगे, आप देखो, आपके आंखों के सामने अभी आने वाला है कंपनीज एक्ट का बेयर एक्ट. देयर आर मेनी डेफिनेशन, 1 2 3 10 की बात नहीं है, बहुत सारे डेफिनेशंस इस एक्ट में दिए गए हैं. अब ये सारे डेफिनेशंस जो है वो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है. मतलब अगर मैं डेफिनेशन देखती हूं कंपनी की डेफिनेशन जुड़ी हुई नहीं है विद द डेफिनेशन ऑफ अ डायरेक्टर, या प्रोस्पेक्टिस की डेफिनेशन कोई भी हालत में जुड़ी नहीं है विद द डेफिनेशन ऑफ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. इतने सारे डेफिनेशंस यहां पे दिए गए. कंट्रोल का डेफिनेशन है, होल्डिंग कंपनी का डेफिनेशन है, सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन है, एसोसिएट कंपनी का डेफिनेशन है, स्पेशल रेजोल्यूशन, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन का डेफिनेशन है, ऑफिसर्स इन डिफॉल्ट का डेफिनेशन है, फिर उसके बाद प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन है, सब्सक्राइब्ड कैपिटल का डेफिनेशन है, रेम्यूनरेशन का डेफिनेशन है. इतने सारे डेफिनेशन दिए गए हैं अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. बट ये सारे के सारे डेफिनेशंस जो है, ये डेफिनेशंस का एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है. ये देखो, चैप्टर 1 प्रिलिमिनरी, इट हैज 2 सेक्शंस, सेक्शन 1 एंड सेक्शन 2. सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. ये चारों चीजें आपको आ गई? एक बार वापस से बोल दो चलो. व्हाट इज अ शॉर्ट टाइटल? द कंपनीज एक्ट 2013. एक्सटेंड बताओ, होल ऑफ इंडिया. साथ साथ में कमेंसमेंट, कोई एक डे नहीं है. दिस एक्ट वाज कमेंस्ड इन अ फेज्ड वाइज मैनर. और एप्लीकेशन, इंडिया में किन किन लोगों को ये कानून एप्लीकेबल है जरा बोलो तो. ईच एंड एवरी कंपनी, insurance company, banking, those companies involved in the generation or the supply of electricity.
companies incorporated under special acts or body corporates as notified by the central government. फिर हमारा सेक्शन नंबर 2 जो है that is about definitions. अब यही सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारे definitions दिए गए हैं. अगर आप देखते हो यहाँ पे I'll just come to section number 2. सेक्शन नंबर 2. तो देखो यहाँ पे इतने सारे डेफिनेशंस शुरू है. जैसे कि सबसे पहला डेफिनेशन जो है ना दैट इज अबाउट एन अब्रीच प्रोस्पेक्टस. उसके बाद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अल्टर, एपेलेट ट्रिब्यूनल, आर्टिकल, ऐसे करके अनेक डेफिनेशंस इस एक्ट में दिए गए हैं. देखो 9th डेफिनेशन जो है वो बैंकिंग कंपनी का है. फिर अगर आप 27th डेफिनेशन देखोगे वो कंट्रोल की है. फिर उसके बाद अगर आप 41st डेफिनेशन देखते हो फाइनेंशियल ईयर की है. ऐसे करके करके 68 बता 68 वाली डेफिनेशन जो है वो किसकी रहेगी? प्राइवेट कंपनी. कल किया था या नहीं किया था? और 71st डेफिनेशन जो है पब्लिक कंपनी. अगर आप देखोगे क्या हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से डेफिनेशंस लिख रहे हैं? सबसे पहला अब्रीच प्रोस्पेक्टस था, ए से जा रहा था, फिर बी, फिर कंट्रोल सी, फिर डी ई एफ फाइनेंशियल ईयर हमने देखा था. ऐसे देखो ये पी है. और अब पी से रिलेटेड सारे डेफिनेशंस जैसे ही कंप्लीट हो जाते हैं, क्यू से कोई डेफिनेशन नहीं इसलिए आर चालू हो जाता है. दिख रहा है आपको? रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, रजिस्टर ऑफ कंपनीज, द रजिस्ट्रार, रिलेटेड पार्टीज. फिर एस से सब्सिडरी कंपनी, सब्सक्राइब्ड कैपिटल. हमने कौन से ऑर्डर में? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में हमने इन सारे डेफिनेशंस को यहां पे एक्ट में दिया है. और देखो ना कितने सारे डेफिनेशंस है. अराउंड 95 से कुछ ज्यादा हो गए क्योंकि बीच में कुछ डेफिनेशंस घुसाए भी थे. ओके तो अंदाजा लगभग आप समझ लो. ओके 100 के आसपास डेफिनेशंस है. बट दीज डेफिनेशंस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर. हर एक डेफिनेशन का अपना एक पर्पस है और अपना एक मतलब है. और अगर इन शब्दों को कोई भी आने वाले सेक्शंस में इस्तेमाल किया गया है तो उस शब्द को उसी तरह से इंटरप्रेट करेंगे जिस तरह से सेक्शन नंबर 2 में दिया गया है. देखो फाउंडेशन में मैं बताया करती थी, अब मैं वापस वही चीजें नहीं बताने वाली बिकॉज आई एम अज्यूमिंग आप लोगों का हुआ है अच्छे से फाउंडेशन और इसीलिए इंस्टीट्यूट ने आपको क्लियर करवाया है. मैंने आपको बताया था एक बार के माइनर ये शब्द. ओके माइनर शब्द देखिए बट अलग अलग एक्ट्स में इसी शब्द का मतलब अलग अलग है. जैसे कि जब आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट देखा था, वैसे खैर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी माइनर को डिफाइन नहीं किया था. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने इंडियन मेजॉरिटी एक्ट का रेफरेंस दिया था. बट जो भी है जहां से भी हम लोग फाइनली आते हैं टू वन डेफिनेशन जो कहता है अ माइनर मींस अ बच्चा हु हैज नॉट कंप्लीटेड 18 इयर्स ऑफ एज. और ऑफ कोर्स यस स्पेशल केसेस है तो ही हैज नॉट कंप्लीटेड 21 इयर्स ऑफ एज. ये वो डेफिनेशन थी ऑफ अ वर्ड माइनर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. एंड देन सब्सिक्वेंटली जब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखते तो वो दूसरे एक्ट की तरफ लेके जाता है. बट अब हमारा पर्पस वो नहीं है. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फाइनली अगर आपको देखना है डू यू हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट और नो, वी से यू शुड बी मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ. और उसी में हमने देखा था कि माइनर जो होता है वो पावर नहीं है उसके पास कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए. और इसलिए माइनर कौन है ये जानना बहुत ज्यादा जरूरी था. उसमें 18 की लिमिट दी गई थी. चाहे आप लड़के हो या लड़की हो फर्क नहीं पड़ता है. 18 इज द क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया. और उसके बाद यू आर केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट. बट वहीं पे फिर मैरिज से रिलेटेड कुछ लॉज है, कुछ वोटिंग से रिलेटेड लॉज है. अरे सही है गलत? तो वोटिंग से रिलेटेड हम कह रहे हैं यू आर एलिजिबल टू वोट एज सून एज यू आर 18 इयर्स ऑफ एज. बट मैरिज के लिए, मैरिज के लॉज में भी रिसेंटली कुछ अमेंडमेंट आया था जिसके द्वारा अब कहा गया है ओनली आफ्टर यू आर 21 इयर्स ऑफ एज यू कैन गेट मैरिड. चाहे आप लड़का हो या लड़की हो अब फर्क नहीं पड़ता. इट इज 21 इयर्स ऑफ एज. 3 अलग अलग एक्ट है बट ये तीनों एक्ट्स में
माइनर शब्द को अलग अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। आप कंपेयर नहीं कर सकते हो कि लॉ मेकर ऐसे कैसे डिसीजन ले रहे हैं। मतलब देश चलाने के लिए वो कह रहे हैं 18 की उम्र आपकी एलिजिबल है, बट घर चलाने के लिए नहीं नहीं 21 साल तक रुकना पड़ेगा। मतलब अगर ऐसे आप सोचोगे तो कुछ लॉजिक बनेगा ही नहीं। हम बोल रहे यू हैव द राइट टू वोट एट 18 बट यू कांट गेट मैरिड एट 18. You have to wait till 21 years of age. So this cannot be compared. Try to understand. Why? Because all these three acts, when they were made, there was a particular intention behind making the laws. और उसी इंटेंशन को मद्देनजर रखते हुए हमने उस कानून को बनाया है और उस कानून में इस्तेमाल किए गए शब्दों को डिफाइन किया है। वैसे ही जब हमने कंपनीज एक्ट 2013 बनाया है ना, कुछ शब्दों को हमने इस्तेमाल किया है और उन शब्दों को हमने डिफाइन भी किया है अंडर सेक्शन नंबर 2। उन शब्दों को हमने डिफाइन भी किया है अंडर सेक्शन नंबर 2। उन शब्दों का इंटरप्रिटेशन वही होगा जो इस एक्ट में दिया गया है। वो कोई दूसरी एक्ट में उसका क्या मतलब है या आप और मैं उसको क्या समझते, उससे कोई लेना देना नहीं है। आज के जमाने में तो मैं कहती हूं कि स्टूडेंट्स, किड्स, दे गेट मैच्योर्ड एट द एज ऑफ 14-15 ओनली। इतने मैच्योर्ड होते हैं बच्चे। जो चीजों की अक्ल हमको 20-21 तक नहीं थी, आजकल के बच्चों को है। अरे सीरियसली, मतलब नेक्स्ट जनरेशन, यू लुक एट द स्मॉल किड्स, यू विल अंडरस्टैंड। बहुत आगे निकल गया आजकल का जमाना, हम लोग बहुत पीछे रह गए हैं। सो मैच्योरिटी फॉर मी इज समथिंग डिफरेंट। मैच्योरिटी अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज समथिंग डिफरेंट। Maturity according to voting rules is something different, and for the marriage laws is something different. आप आपका नॉलेज इस सिचुएशन में अप्लाई नहीं कर सकते। कंपनीज एक्ट में अगर कंपनी वर्ड को इस्तेमाल किया गया है, कंपनी का मतलब यही होगा जो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 में डिफाइंड है। ये मैं कह रही हूं क्योंकि आज मैं होल्डिंग और सब्सिडरी पढ़ाने वाली हूं और मैं वापस से आने वाली हूं कंपनी शब्द के डेफिनेशन पे। आपका और मेरा मतलब क्या है कंपनी शब्द से रिलेटेड, उससे लॉ मेकर को कोई भी लेना देना नहीं है। लॉ मेकर के लिए कंपनी मतलब होगा सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। दैट्स इट। हो सकता है कोई दूसरी एक्ट में भी कंपनी वर्ड को डिफाइन किया होगा, बट वो भी डेफिनेशन हम यहां पे इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। यस और नो गाइस? Understanding or no? Now because these definitions are not related to each other. Day 1 पे मैंने जब आपको कंपनीज एक्ट बताया था, हमने सेक्शन नंबर 7 या 8 पढ़ा था शायद से, कुछ क्या सेक्शन 8 पढ़ा था, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। तब हम देख रहे थे सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। सही है गलत? ये पूरा का पूरा सेक्शन 8 के सारे पॉइंट्स एक दूसरे से संबंधित थे, जुड़े हुए थे। पहला पॉइंट कह रहा था कि ये कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है फॉर प्रमोशन ऑफ आर्ट, साइंस, कॉमर्स, लिटरेचर। ये डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकती है। जितना प्रॉफिट उन्होंने कमाया है पूरा का पूरा उनके ऑब्जेक्टिव के लिए ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। आने वाले आगे के पॉइंट्स कहते थे कि सीजी का अप्रूवल लगता है कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। अरे हाँ है ना? ये सारे पॉइंट्स एक ही चीज से संबंधित थे और वो था नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सेक्शन 8 में जितने भी पॉइंट्स थे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, एक दूसरे से जुड़े हुए थे। और इसलिए हमने कहा सेक्शन, उसका बच्चा, उसका बच्चा, उसका बच्चा, मतलब सेक्शन, सब सेक्शन, क्लॉज, सब क्लॉज। बट सेक्शन 2 में जो सारे डेफिनेशंस दिए गए हैं, दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। They are different aspects. We are covering different areas and we are defining different words. And that is why when I read a particular definition, I don't say it's section number 2 subsection 20. I say it's section number 2 clause 20 या ओपीसी हम लोग करने वाले हैं। ओपीसी इंटर में भी, तो इंटर में जब हम ओपीसी करने वाले हैं, देखो ओपीसी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 62। या तो कल हमने
प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन देखी थी। तो प्राइवेट पब्लिक कंपनी की डेफिनेशन जब हमने पढ़ाई थी, हमने यही कहा था कि हम पढ़ रहे हैं प्राइवेट कंपनी विच इज डिफाइंड एज अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। डिड यू अंडरस्टैंड व्हाई वी आर कॉलिंग इट एज अ क्लॉज? सो आज के बाद डेफिनेशन के प्रोविजन के लिए एटलीस्ट कभी भी आप लोगों ने सबसेक्शन नहीं कहना है, बिकॉज डेफिनेशंस आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। हर एक डेफिनेशन एक अलग डेफिनेशन है। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन आप कंपेयर नहीं कर सकते हो विद द डेफिनेशन ऑफ अ शेड्यूल। उसका और इसका एक दूसरे से कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। यस और नो गाइज? यस। ओके, तो बढ़ते हैं आगे। चलो रिवीजन हो गया है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की ओर बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी companies are divided into 3 types on the basis of liability. आपने नोटबुक में ये चार्ट बनाना चालू किया है क्या? नहीं किया है क्या? एक काम करो, आपके नोटबुक के ना फ्रेश न्यू डबल शीट ऑफ पेपर पे आ जाओ। एक मिनट, बुक बताओ आपकी। इनकी डबल शीट मतलब समझता है क्या? देखो, अब इस बच्चे का इस पेज पे कुछ लिखा हुआ है, forget this page, okay? Come to a fresh new ऐसा डबल शीट ऑफ पेपर पे आना है और बीच में हेडिंग दीजिए टाइप्स ऑफ कंपनीज। चिंता मत करो, उस पेज को मैं यूटिलाइज करवा लूंगी बाद में, वेस्ट नहीं होने दोगे। Virtual students, I hope you all have your separate notebook. पहले आप क्या लिखोगे? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप। आपने लिखा टाइप्स ऑफ कंपनीज हेडिंग में, लिख लो जल्दी। वर्चुअल स्टूडेंट्स फटाफट लिखो। ओके, गुड। टाइप्स ऑफ कंपनीज के बाद आप लोगों ने क्या करना है? सबसे पहले आपको हेडिंग देना है फर्स्ट क्लासिफिकेशन, मेंबरशिप। यहां पे मैंने नहीं लिखा है कुछ भी, आप लोग लिख रहे हो। टाइप्स ऑफ कंपनीज हेडिंग दिया, ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे कि मैं चाइनीज में बात कर रही हूं? टाइप्स ऑफ कंपनीज, सबसे पहला मेंबरशिप। कर लिया? मेंबरशिप लिखा? मेंबरशिप के नीचे 2 बच्चे बनाओ, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। ऐसा प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। उसके नीचे अगर पॉसिबल होता है तो प्राइवेट कंपनी के नीचे आपके पास अगर दूसरी कलर की कोई पेन है तो उसमें लिख दो ना, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। और पब्लिक कंपनी के लिए लिखो सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71। लिखा? क्या क्या लिखा आपने? ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप आपने उसके 2 बच्चे बनाए, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट के नीचे उसका सेक्शन नंबर लिखा है
और पब्लिक के नीचे उसका सेक्शन नंबर लिखा है. उसका आगे डिटेल का कंटेंट में डिक्टेट करूंगी, बट दैट विल बी एट द एंड. अभी आप लोग दूसरा क्लासिफिकेशन कीजिए. दूसरा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप. क्या बोला? हो गया. लाइबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी. उसके 3 बच्चे बनाओ. 3. लिमिटेड बाय शेयर्स. मैं सिर्फ शेयर्स लिख रही हूं यहां पे. देन लिमिटेड बाय गारंटी. यस. एंड द थर्ड वन इज अनलिमिटेड कंपनी. अच्छा एक बात बताओ, जी पहले आता है या एस पहले आता है? जी. ए टू जेड में जी पहले आता है या एस आता है? तो किसको पहले डिफाइन किया होगा? कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी को या कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स को? हाँ, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21. क्या बोलोगे आप? सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 21. एंड कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स is defined under section number 2 clause 22. और ये तो अनलिमिटेड कंपनी है. यू इट इज टूवर्ड्स द एंड 92. एकदम एंड में. हो गया क्या इतना लिख के? शुड आई स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन पार्ट? ओके, आई एम अज्यूमिंग वर्चुअल स्टूडेंट्स, मैं अज्यूम कर रही हूं कि आप लोगों ने भी लिख लिया है. हम लोग बढ़ेंगे अब आगे. ये आप लोगों का ऑलरेडी फाउंडेशन में हुआ है, तो प्लीज कोऑपरेट एंड गिव द आंसर्स. जो नहीं हुआ है ना, दैट इज रिलेटिंग टू होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. और होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी के लिए मुझे अप्रोक्सीमेटली 1.5 hour लगने वाला है. सो वी आर गोइंग टू डाइव डीप फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोविजन. ओके, बहुत डिटेल में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं. यू रियली हैव टू बी विथ मी, नहीं तो फिर हाथ छूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी. ओके, सो ये पहले मैं करवा लेती हूं सो दैट इट जस्ट गिव्स यू अ बूस्ट कि सच में वी आर इज्जत है हमारी और हम लोग सच में पास होने चाहिए थे. ये आपको जवाब देना पड़ेगा. तो यू ऑल आर प्रूविंग योर सेल्फ दैट यस, हमारी औकात है भाई. इंस्टीट्यूट ने सही डिसीजन लिया है हमको पास करवाने का. ओके, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स. ये वो कंपनीज होती है जहां पे, अच्छा एक काम करो, आप ही बता दो, मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ. वेरी गुड यार, कितने अच्छे बच्चे हो. अनपेड शेयर कैपिटल. तो कुछ कंपनीज होती है जिनमें होता है शेयर कैपिटल. और अगर आपकी कंपनी इज अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, तो आपके मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है. देखो, लाइबिलिटी किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर्स. और यही मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होगी अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. ये जो अनपेड शेयर कैपिटल है, अगर ये आपने पूरा का पूरा पे कर दिया, क्या आपकी लाइबिलिटी एक्सटिंग्विश हो जाएगी? अब आपको एडिशनली कुछ भी देने की जरूरत नहीं है. तो जैसे कि से फॉर एग्जाम्पल, किसी कंपनी के शेयर्स की फेस वैल्यू जो है, फेस वैल्यू इज ₹10. ओके, दिस इज द फेस वैल्यू is ₹10 and paid up share capital on this ₹10, say for example, is ₹6. What is the unpaid amount? तो ये जो ₹4 है, ये जो ₹4 है, ये ₹4 क्या कंपनी अपने मेंबर्स से बुला सकती है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम? कंपनी को अगर लग रहा है it wants to go for an expansion, diversification, नई फैक्ट्री सेटअप करनी है, रिसर्च में कुछ पैसा डालना है, चाहे कोई भी कारण क्यों ना हो,
अगर कंपनी को फंड्स की जरूरत है, क्या कंपनी ये 4 रुपए बुला सकती है? यस, एनी टाइम ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। अगर कंपनी को पैसों की जरूरत है, कंपनी ये 4 रुपए मेंबर्स से बुला सकती है। फर्स्ट एस्पेक्ट इज दैट दिस अनपेड अमाउंट कैन बी कॉल्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। In fact, this amount can also be called during the winding up. It can also be called during the winding up of the company. तो अब ऐसे केस में कल जाके से अनफॉर्चुनेटली किसी कारण के वजह से कंपनी को बंद होना पड़ रहा है, and it is into the winding up process, and our assets are falling short to repay the liabilities. Then this amount can be called from our members. क्या members को ये पैसे देने पड़ेंगे? Yes. Once a company makes a call, it becomes a debt due on the members. Once the company makes a call, it becomes a debt due on the members. अब मेंबर्स को ये पैसा देना ही पड़ेगा। आप कौन हो? आप कंपनी के ओनर हो। आप अगर ऐसी सिचुएशन में कंपनी का साथ नहीं दोगे तो बाहर वालों का तो क्या उम्मीद रखें हम? आप मालिक हो इस कंपनी के, आप कंपनी के ओनर हो। हमारा पूरा हक है आपके ऊपर और हम ये पैसे आपसे वाइंडिंग अप के वक्त मांग सकते हैं। जरूरी नहीं है कि कंपनी मांगेगी, हो सकता है कंपनी इज इनटू प्रॉफिट्स, but still it is winding up for some other reason like change in law. हो सकता है company is into the manufacture and sale of tobacco in Maharashtra. State government ने tobacco में डील करना ही बैन कर दिया, तो हमारा बिजनेस तो इलीगल हो गया ना। क्या हमें हमारी कंपनी बंद करनी पड़ेगी? We were making super duper profit, सुपर से भी ऊपर प्रॉफिट, बट अब क्या कर सकते हैं? ऑप्शन ही नहीं है, कंपनी को बंद करना पड़ रहा है। हमारे पास सरप्लस ही सरप्लस एसेट्स है, तब क्या हम ये 4 रुपए बुलाएंगे? अरे नहीं बुलाएंगे। अरे क्योंकि हमको फाइनली करना क्या है? एसेट से लायबिलिटीज को रीपे करना है और सरप्लस मेंबर्स को ही तो देना है। तो आप पहले उनसे बुलाओगे, फिर वापस ही उनको दोगे, तो व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस झमेला ना? उसके बदले ये पैसा बुलाओ मत। जितने एग्जिस्टिंग एसेट्स है लायबिलिटीज को रीपे कर लो और ये सरप्लस एसेट्स आप मेंबर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर लो। अरे ये सुनो गाइस, ये 4 रुपए वाइंडिंग अप में कब बुलाए जाते हैं? अगर कंपनी को उन फंड्स की जरूरत है तो। अगर कंपनी को उन फंड्स की जरूरत है तो ही ये पैसे बुलाए जाएंगे। गेटिंग दिस और नो माय डियर फ्रेंड्स? श्योर? 100%। तो बताओ मुझे, अच्छा अगर कंपनी की शेयर्स की फेस वैल्यू ₹10 है, चलो ₹10 और पूरे के पूरे 10 रुपए दिए हुए, व्हाट इज द अनपेड अमाउंट? इस केस में, ये केस नंबर 2 में, क्या मेंबर्स की लायबिलिटी एक्सटिंग्विश हो चुकी है? एक्सटिंग्विश मतलब क्या? खत्म। अब इन मेंबर्स से कंपनी 1 रुपया भी नहीं बुला सकती है। फॉरगेट अबाउट मोर देन दैट। हाँ, तो क्या कंपनी को और पैसे लग सकते हैं? लग सकते हैं। तो कंपनी क्या कर सकती है? हाँ, डिबेंचर्स इशू कर सकती है और नए शेयर्स इशू कर सकती है, डिपॉजिट से फंड्स रेज कर सकती है, बैंक्स के पास जा सकती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास जाती है। अरे कितने सारे सोर्सेज है फाइनेंस के। बट इन मेंबर्स से आप 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। इन मेंबर्स से आप 1 रुपया भी नहीं मांग सकते। अरे यस और नो गाइस? तो बताओ, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, इनका एग्जाम्पल हो सकता है जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, इंफोसिस लिमिटेड। ऑल दीज कंपनीज आर कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटीज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल। और यही बुलाया जा सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम or during the winding up. Once the shares are fully paid up, the liability comes to an end. But देखो, कुछ कुछ कंपनीज होती है जो गारंटी कंपनीज भी होती है। गारंटी कंपनीज, यहां पे
मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ द गारंटीड अमाउंट, and this guaranteed amount is mentioned in the company's memorandum of association. इसी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं. कुछ याद है आपको? मैंने एक मेमोरी टेक्निक दी थी, NRLOC, पार करके आ गई. NRLLL इज द लाइबिलिटी क्लॉज. तो देखो, जिनको नहीं पता, इट इज ओके, वी विल बी लर्निंग इट राइट नाउ ऑल्सो इन द इंटर लेवल ऑल्सो. जैसे कि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा समरी दिया है ना, जब हम आगे के सेक्शंस पे जाएंगे वो फाउंडेशन का सब कुछ कवर होने वाला है. सो इट्स ओके. लाइबिलिटी क्लॉज जो है, उसी क्लॉज में मेमोरेंडम के आप लिखते हो कि ये कंपनी के मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. तो जैसे कि मैंने अपने कंपनी के मेमोरेंडम के लाइबिलिटी क्लॉज में लिख दिया, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड अप टू ₹500. बट ये जो 500 रुपए है, अग्रीड, 500 रुपए तक मेरी लाइबिलिटी लिमिटेड है. बट दिस अमाउंट आई कैन कॉल ओनली ड्यूरिंग द, yes, this cannot be called during the lifetime. It can only be called during the winding up. ऐसी कंपनीज को कहते हैं as a guarantee company. इसमें मैं और एक चीज ऐड करना चाहती हूं. आई एम नॉट क्वाइट श्योर ये आपको फाउंडेशन में बताया था या नहीं. कभी कभार गारंटी कंपनीज कैन ऑल्सो बी कंपनीज विथ शेयर कैपिटल. देखो, सुन लो मेरी बात. गारंटी कंपनी मतलब कैसी कंपनी? ऐसी कंपनी जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी हमेशा किसकी लिमिटेड होती है? मेंबर. जहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी इज लिमिटेड अप टू द एक्सटेंट ऑफ guaranteed amount as written in the liability clause of the MOA. But these companies मतलब which companies? Guarantee company can be of two types: without share capital and with share capital. Without share capital है तो कुछ टेंशन ही नहीं है. मेंबर्स की लाइबिलिटी वो 500 रुपए तक लिमिटेड है, जो मैंने अपने एमओए में लिखा है. कोई दूसरी कंपनी क्या 50 रुपए लिख सकती है? कोई तीसरी कंपनी क्या 5,000 लिख सकती है? कोई चौथी कंपनी 10,000 लिख दिया उसने, चलेगा क्या? हाँ, आपको जो अमाउंट लिखना है आप लिख सकते हो, बट उतने हद तक फिर मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड. उतने हद तक मेंबर्स की लाइबिलिटी रहेगी लिमिटेड, जो अमाउंट लिखा है एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में. बट सर्टेन गारंटी कंपनीज आर ऑल्सो गारंटी कंपनीज विथ शेयर कैपिटल. Certain guarantee companies are also guarantee companies with share capital. यहां पे ना मेंबर्स की लाइबिलिटी टू फोल्ड होती है. वन, एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में जो आपने अमाउंट लिखा है, वो अमाउंट जो मेंबर्स से हम डिमांड कर सकते हैं ओनली ड्यूरिंग द और प्लस अगर हमारे कंपनी के शेयर्स है तो अब अनपेड अमाउंट जो है इन शेयर्स का वो बुलाया जा सकता है ईदर ड्यूरिंग द लाइफ टाइम और ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. सो बेसिकली गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंपनीज. गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू कंपनीज, जहां पे हमारे कंपनी में मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल, जो लाइफ टाइम में बुला सकते हो या बुला सकते हो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और प्लस क्योंकि ये गारंटी कंपनी है तो इसीलिए एमओए के लाइबिलिटी क्लॉज में एक कुछ अमाउंट दिया होगा, गारंटीड अमाउंट, वो भी मेंबर्स से बुलाया जा सकता है. बट ये अमाउंट आप कब बुलाओगे? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग. मैम, ओ मैम, क्या इंडिया में गारंटी कंपनीज होती है?
देर आर मेनी गारंटी कंपनीज इन इंडिया. तो मैम एग्जाम्पल दीजिए, अगर आप आपके स्क्रीन पे देखते हो, मैं आपको बताना चाहती हूँ, दीज आर लिमिटेड बाय गारंटी. इसमें से एक नाम आपने सुना होगा, ये दिख रहा है आपको? I'll open it in a new tab. डॉक्टर रेड्डीज रिसर्च फाउंडेशन, जिनकी दवाइयां मिलती है. ओके, दिस कंपनी is a company which is a guarantee company. This company is a company which is a guarantee company. Okay, तो यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड होगी? Guaranteed amount as stated in the company's memorandum of association. और एक लास्ट कैटेगरी है, आप लोगों ने पता है दिया भी था सही जवाब. That is a guarantee company with share capital. एक केस में अगर वहाँ पे वो फेस वैल्यू ₹10 है. Okay. और पेड अप शेयर कैपिटल है 6. Okay. और लास्ट में वाइंडिंग अप के टाइम पे लायबिलिटीज ऑफ एसेट्स बेच के हो गया और रिक्वायरमेंट नहीं हुआ, मतलब मेंबर्स ने और वो जो ₹4 और जो अनपेड है ना, वो मतलब लाने का जरूरत नहीं पड़ा. ठीक है, तब भी क्या वो मेंबर्स देंगे? तब नहीं देंगे. ठीक है. मैं सुनो, मैं उसका डाउट बता देती हूं ताकि आपका भी अगर सिमिलर डाउट रहे तो आपका रिजॉल्व हो जाए. वो कह रहा है एक कंपनी है, गारंटी कंपनी विथ शेयर कैपिटल, और ये जो कंपनी है ना, उसके मेमोरेंडम में कुछ अमाउंट लिखा हुआ है, से ₹50 लिखे हुए, और जो शेयर्स इशू की है ना, उसमें अनपेड अमाउंट ₹4 है. कुछ कारण के वजह से डॉक्टर रेड्डी को कंपनी बंद करनी पड़ी. ओके, अब वाइंड अप प्रोसेस चालू है, वाइंडिंग अप प्रोसेस. बट जब हमने कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज को देखा, एसेट्स आर सफिशिएंट टू रीपे द लायबिलिटीज. तो पहली बात, तो उसका पहला सवाल है, मैम अगर एसेट्स सफिशिएंट है लायबिलिटीज को रीपे करने के लिए, क्या हम वो ₹4 मंगाएंगे? नहीं. क्या हम वो ₹50 मंगाएंगे? नहीं. ये ₹50 या ये ₹4 आप तभी मंगाते हो जब आपकी एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट. और एक चीज है, चलो मैं इसके एग्जाम्पल को और एक ट्विस्ट डाल देती हूं. ऐसा भी हो सकता है कि से फॉर एग्जाम्पल हमारी एसेट्स कम पड़ गई है लायबिलिटीज को रिपे करने के लिए, हमारी एसेट्स कम है और लायबिलिटीज ज्यादा है. तो अब हमारे पास दो ऑप्शंस है, या तो हम वो ₹4 मंगाए या तो हम ₹50 मंगाए. अब कितनी एसेट्स आर फॉलिंग शॉर्ट उसके ऊपर आप डिसाइड करोगे. हर एक मेंबर को आप ₹54 मांग सकते हो, हर एक मेंबर से आप ₹54 मांग सकते हो. बट क्या ₹54 मंगाने की जरूरत है, वो आपको खुद को सवाल पूछना है. डिपेंडिंग अपॉन आपकी एसेट्स और लायबिलिटीज का गैप कितना ज्यादा है. सपोज आपको ₹15 मांगने की जरूरत है, तो आप ₹4 और ₹50 मंगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप ₹4 मंगाओगे, ₹50 मंगाओगे, ₹15 आप दोगे, वापस से बाकी का सरप्लस आपको उसको ही रिटर्न करना है. तो उसके बदले आप उससे ₹15 ही मांगो. ₹4 एज अनपेड शेयर कैपिटल और बाकी के ₹11 जो है फ्रॉम दैट मेमोरेंडम का लिमिट. देखो, लिमिट मतलब समझता है क्या आपको? लिमिट मतलब वो मैक्सिमम हद है, इससे ज्यादा आप नहीं बुला सकते हो. सो आपके केस में जैसे ₹4 ऑन एवरी शेयर एंड ₹50 फॉर बीइंग अ मेंबर, बट 50 से कम आप डिमांड कर सकते हो, 50 से ज्यादा आप डिमांड नहीं कर पाओगे. तो बेसिकली दिस इज अ क्वेश्चन दैट यू हैव टू आस्क इन योर केस कि मेरे एसेट्स और लायबिलिटीज का क्या पोजीशन है, कितने मेरे एसेट्स कम पड़ रहे हैं लायबिलिटीज को रिपे करने के लिए. उसके हिसाब से आप देखो ना कितने नंबर ऑफ मेंबर्स है. ₹50 आपको मंगाने की जरूरत नहीं है, आप उससे कम भी मंगा सकते हो, क्योंकि आप पूरे पैसे मंगाओगे फिर फाइनली तो सरप्लस बच जाएगा, फिर आप वापस लौटाओगे. सो व्हाई यू वांट टू डू ऑल दिस चक्कर? उसके बदले आप उतना ही मंगाओ जितने की जरूरत है. समझ में आई बात? ओके, यहां पे आ जाइए. अनलिमिटेड कंपनी में, अब अनलिमिटेड कंपनी में तो लिखा हुआ है यहां पे मेंबर्स की लायबिलिटी कैसी है?
अनलिमिटेड होती है. मेंबर्स लाइबिलिटी इज अनलिमिटेड. आपने अगर कुछ नोटिस किया होगा, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो मेंबर्स की लाइबिलिटी लिमिटेड है अप टू द एक्सटेंट ऑफ अनपेड शेयर कैपिटल. तो मेरे केस में मुझे डे 1 पे ही पता है, मेरे केस में मुझे डे 1 पे ही पता है कि मुझे 4 रुपए मांगने की, मतलब 4 रुपए मांगने की कैपेसिटी है. मैं मांगूंगी या नहीं वो अलग बात है, बट मांग सकती हूं ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे? 4 रुपए. यहां पे भी मुझे पता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा 500 रुपए मांग सकती हूं. बट अनलिमिटेड कंपनी में देयर इज नो लिमिट दैट इज प्रिस्क्राइब्ड. नो लिमिट. ना 4 रुपए, ना 10 रुपए, ना 50 रुपए, ना 500 रुपए. कोई लिमिट के बारे में बताया ही नहीं गया. इसीलिए इन कंपनीज का नाम आ गया एज एन अनलिमिटेड कंपनी. देयर इज नो लिमिट डिफाइंड when you incorporated the company. ना मेमोरेंडम में, ना थ्रू शेयर्स. मतलब हमें इस हद के बारे में ही नहीं पता है कि कितना हम आपसे डिमांड कर सकते हैं. और इसीलिए ये कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी. बट नाउ ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर की बातें हैं. डिटेल में अगर मुझे आपको बताना है, though the liability of the members is unlimited because there is no limit that is being defined, but let me tell you, जब चाहा, जितना चाहा पैसा आप मेंबर्स से डिमांड नहीं कर सकते. ये बात आप समझो. जब आप चाहोगे, जितना आप चाहोगे, उतना पैसा मांगते जाओ, मांगते जाओ, मांगते जाओ. आज एक्सपैंड करना है बिजनेस, हे मेंबर्स पैसे दो. कल जाके हम लॉस में हो गए 2 साल कोविड में, हे मेंबर्स चलो चलो पैसा लाओ. कल जाके हमने कुछ रिसर्च करा, मेंबर्स थोड़ा सा पैसा दे दो. ऐसा चलेगा या नहीं चलेगा? नहीं चलेगा. देखो, जरूर हमने डेफिनेशन में कहा है कि मेंबर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, बट उनकी लाइबिलिटी अराइज कब होती है? ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. इट कैन नॉट अराइज ड्यूरिंग द लाइफ टाइम. And that too, this liability will arise if my assets are falling short to repay the liability. तब ये liability arise होती है. कितनी arise होगी इसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है. और इसीलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी. जैसे मैं एग्जाम्पल्स लेती हूं ना, देखो, सपोज केस नंबर 1 में लाइबिलिटी 10 लाख रुपए है. चलो, लाइबिलिटी कितनी है? 10 लाख. एसेट्स कितनी है? 1 लाख. तो शॉर्टफॉल कितना हो गया? शॉर्टफॉल इज 9 lakhs. एंड नंबर ऑफ मेंबर्स आर 10,000. बताओ, हर एक मेंबर को कितने पैसे देने पड़ेंगे? अरे बोलो ना. 90 रुपीज. केस नंबर 1. केस नंबर 2, चलो, लाइबिलिटीज ना 25 लाख है, 25 लाख, और एसेट्स 1 ही लाख है. बताओ शॉर्टफॉल कितना है? 24 lakhs. और नंबर ऑफ मेंबर्स तो आप जानते हो 10,000 है. कितने पैसे देने पड़ेंगे हर मेंबर को? 240. चलो, केस नंबर 3. यहां पे तो कंपनी में लाइबिलिटीज ही लाइबिलिटीज है. लाइबिलिटीज है 900 lakhs, 9 करोड़. एसेट्स बस 1 लाख. शॉर्टफॉल बताओ, बोलो ना. सही? क्या बोल रहा आप? हाँ, डिवाइडेड बाय 10,000 मेंबर्स. मतलब हर एक मेंबर को कितने पैसे देने हैं? सही? ये देखो, ये 90 कहां पर और ये 8990 कहां पर? कोई लिमिट ही डिफाइंड नहीं है. कोई लिमिट डिफाइंड है क्या? उल्टा भी हो सकता है. एसेट्स ज्यादा है और लाइबिलिटीज कम है, तो फिर तो डेफिशिएंसी नहीं है. आप मेंबर से पैसा क्यों बुलाओगे?
तब तो उल्टा आप सरप्लस मेंबर्स को लौटाओगे. बट वॉट वी आर मोर इंटरेस्टेड इज मेंबर्स की लाइबिलिटी कितनी है वो बताओ. तो हम आज जब हमने कंपनी इनकॉर्पोरेट किया है, हम बोल ही नहीं सकते मेंबर्स की लाइबिलिटी कितने हद तक लिमिटेड है. क्या हम आज बोल पाएंगे कि हम 20 साल बाद वाइंड अप होने वाले हैं और तब इतना शॉर्टफॉल होने वाला है? अरे कंपनी को जब इनकॉर्पोरेट किया जाता है गोइंग ऑन कंसर्न के बेसिस पे किया जाता है, वही तो उसकी ब्यूटी है. Why will we assume that we will go into winding up, and that too we are winding up for some bad reason because of insolvency? Try to understand this. So right now when we incorporated the company, we have not defined the limit up to which we can call money from you. हमने कहा है ये लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, जितना शॉर्टफॉल हुआ उतना आपको पैसा डिमांड करेंगे, जितना हुआ जितना भी हो सकता है वो. सो देर इज नो लिमिट डिफाइंड, और इसीलिए कंपनी का नाम आ गया अनलिमिटेड कंपनी. ये पैसा सिर्फ और सिर्फ कब बुलाया जा सकता है? ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. जितना एसेट्स कम है लाइबिलिटीज को रीपे करने के लिए, उतना पैसा आप डिमांड कर सकते हो. यस और नो गाइस माय डियर फ्रेंड? श्योर 100%? क्या प्रैक्टिकली ऐसी कंपनीज इनकॉर्पोरेट होती है? सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. आपने इस कंपनी के बारे में सुना होगा, इट्स इनटू कॉस्मेटिक्स. एमवे. एमवे नहीं सुना आपने? ओके, इट इज बेसिकली इनटू कॉस्मेटिक्स. ओके, तो एमवे जो है, एमवे इज अ कंपनी विच इज एन अनलिमिटेड कंपनी. यहां पे मेंबर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? अनलिमिटेड. कल जाके अगर एमवे कंपनी वाइंड अप होती है और उसकी एसेट्स हो जाती है कम और लाइबिलिटीज हो जाती है ज्यादा, तो आप मेंबर्स से वो शॉर्टफॉल डिमांड कर सकते हो. यस और नो गाइस? तो आपने कितना लिखा है आपके नोटबुक्स में? सिर्फ सेक्शन नंबर और नाम लिखा है क्या? लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी. अच्छा, एक सवाल है आप लोगों से. कैन यू ऑल टेल मी द डिफरेंशिएशन बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स and a company limited by guarantee? Differentiation, difference. हाँ, कौन है? किसी ने मैम बोला? आपने बोला क्या? मुझे अभी मैंने देखा नहीं था. बोलो. ठीक है, एक माइक में बता दीजिए ताकि पूरी क्लास सुन पाए और वर्चुअल स्टूडेंट्स भी सुन पाए. बोलिए. आप डिफरेंस बता रहे हो ना? हाँ, माइक पास कर दीजिए ना. पहले आपका नाम और आप कहाँ से बता दो. मैम मैं साक्षी समंदर. ठीक है, साक्षी समंदरिया फ्रॉम सोलापुर. ओके. मैम डिफरेंस इज कि जो अनपेड अमाउंट है शेयर्स में, वो ओनली ड्यूरिंग द फर्स्ट इसमें वाइंडिंग अप में नहीं बुला सकते, वो कभी भी बुला सकते हैं, लाइक लाइफ टाइम एंड वाइंडिंग अप. और गारंटी कंपनी में ओनली लाइफ टाइम के टाइम बुला सकते हैं. सॉरी, डर गई बच्ची. कोई बात नहीं, वापस से मैं मौका दे रही हूँ, वापस से बोलने की कोशिश कीजिए. लास्ट टाइम, अगर आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, हाँ, तो ये पैसा कब बुला सकते हो आप? ओनली वाइंडिंग अप एंड लाइफ टाइम. ओके, वाइंडिंग अप एज वेल एज लाइफ टाइम. ओके, और अगर गारंटीड कंपनी है तो ओनली ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. वंडरफुल. और एक डिफरेंशिएशन बता सकते हो? कोशिश कीजिए. और एक डिफरेंशिएशन. अच्छा चलो कोई बात नहीं, जोरदार तालियां साक्षी के लिए. यहाँ पे आगे पास कर दो ना इसको. आती हूँ. हाँ मैम, myself श्रेया सांकला. Okay, from Shreya. Durg, Chhattisgarh. In company limited by shares, the amount is limited up to the extent of unpaid share capital, ओके, and in guarantee it is limited up to the guaranteed amount. वंडरफुल. जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. चलो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार एग्जामिनेशन में इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा था, टू टेल अबाउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स एंड अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी. इससे सबसे पहले हैंड रेस किया. माइक कहां पे है बेटा? इसको दो ना माइक. दो सिमिलैरिटीज बोलनी है, बोलोगे क्या? कोशिश कीजिए.
Ma'am, myself Raj Brahmbhatt. I am from Gujarat, Vadodara. बोलो. The first similarity is that the share limited by share and limited by guarantee, both companies can call the amount during winding up. वंडरफुल. दोनों भी कंपनीज में क्या आप पैसा वाइंडिंग अप के वक्त बुला सकते हो, चाहे आपकी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है या चाहे आपकी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, दोनों भी कंपनीज पैसा बुला सकते हो ड्यूरिंग द वाइंडिंग अप. और एक बोल सकते हो सिमिलैरिटी. हाँ वो बोल रहा है बोलने दो. दोनों लिमिटेड कंपनी है. हाँ मतलब लिमिटेड इन द सेंस किसकी लायबिलिटी लिमिटेड है? मेंबर्स की. मेंबर्स की लायबिलिटी दोनों भी केस में, विच इज नॉट द केस ऑफ अनलिमिटेड कंपनी. अनलिमिटेड में कोई हद ही डिफाइन नहीं किया है. हाँ है ना. जोरदार तालियां मिस्टर गुजरात के लिए. ये ले लीजिए. एक बार इंस्टीट्यूट ने पता है आपको 3 मार्क के लिए सवाल पूछा था. 3 मार्क के लिए. व्हाट डू यू मीन बाय अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, limited by guarantee, and state 2 similarities between the 2 companies. Similarities पूछा. डिफ्रेंसिएशन तो हर बच्चा बोल पाएगा, बट सिमिलैरिटी वाज दोनों भी केस में मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है हमको पता है भाई 10 रुपए तक, क्योंकि फेस वैल्यू 10 रुपए है. ये लिमिट हमको ऑलरेडी पता है. यहाँ पे हमने एमओए में 50 रुपए लिखे, हमको पता है 50 रुपए तक हम पैसा बुला सकते हैं. बट यहाँ पे हम कुछ नहीं बोल सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते. वो 50 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, 5000 भी हो सकता है. वी डोंट नो कंपनी की हालत कितनी बुरी है. अरे हाँ या ना बच्चों. सो यस, ऐसी कंपनीज भी होती है. एंड वन ऑफ द प्रैक्टिकल एग्जांपल ऑफ दिस कंपनी इज एमवे, विच इज इनटू कॉस्मेटिक्स. इट इज एन अनलिमिटेड कंपनी. उतना आप लिख दो विद द प्रैक्टिकल एग्जांपल्स, और फिर हम लोग जाने वाले टू अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. एक ही मिनट. हाँ ये जो क्लासिफिकेशंस है ना वो अलग अलग हेड के हिसाब से है. तो जैसे कि कल हमने देखा था ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, प्राइवेट और पब्लिक. आज जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो देख रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. तो हो सकता है आपकी जो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है, ओके, वो प्राइवेट कंपनी है, जैसे कि फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड. मेंबरशिप के बेसिस पे इट्स अ प्राइवेट कंपनी, बट लाइबिलिटी के बेसिस पे इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. वैसे ही अगर मैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एग्जांपल देखो, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इट्स अ पब्लिक कंपनी. मेंबरशिप के हिसाब से इट्स अ पब्लिक कंपनी, बट हियर इट्स अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स. वैसे ही गारंटी कंपनीज के लिए होता है और वैसे ही अनलिमिटेड कंपनीज के लिए भी होता है. तो एमवे इज अ प्राइवेट कंपनी. दैट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप, but on the basis of liability it is an unlimited company. तो आपका क्लासिफिकेशन का एंगल क्या है ना, उसके हिसाब से आप देखोगे ना. हमारा एंगल ही चेंज हो गया है. वहां पे हमारा मेंबरशिप का एंगल था, यहां पे हमारा लायबिलिटी का एंगल था. हाँ कौन बुला रहा है? हाँ
राइट डाउन द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ऑल्सो. गारंटी के नीचे किसका एग्जाम्पल लिखोगे? डॉक्टर रेड्डी. और अनलिमिटेड के नीचे कौन सा एग्जाम्पल लिखोगे? एमवे का. अनलिमिटेड कंपनीज जो होती है उनमें भी हो सकता है अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स और an unlimited company without share capital. So if a company is unlimited company having share capital, what are we doing? जितना unpaid share capital है उतना पैसा आप बुलाओगे. उसके बाद आप देखोगे assets और liabilities. अभी भी अगर मेरी assets are falling short to repay the liabilities, I will call that amount from the members. Simple. देखो मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ, वर्चुअल स्टूडेंट्स आप लोग भी सुन लो. देयर इज अ डिफरेंशिएशन बिटवीन अ मेंबर एंड अ शेयर होल्डर. ओके, और मेंबरशिप से रिलेटेड ये जो प्रोविजन है, कौन शेयर होल्डर होता है, कौन मेंबर होता है, सारे के सारे राइट्स, सारी की सारी ड्यूटीज किसकी होती है. क्या ऐसा हो सकता है आप शेयर होल्डर हो बट आप मेंबर नहीं हो? क्या ऐसा भी हो सकता है आप मेंबर हो बट आप शेयर होल्डर नहीं हो? ये सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले बट आफ्टर फ्यू डेज. टुडे इज व्हाट? जस्ट द थर्ड डे, फोर्थ डे ऑफ आवर क्लास. तो बहुत कुछ, हमारी 3.5 महीने क्लास चलने वाली है. ओके, सो हर एक चीज का सही समय होता है. मैं ज्यादा जल्दी भी आपको नॉलेज नहीं दे सकती हूं एंड ऑफ कोर्स ज्यादा लेट देके मतलब नहीं होगा क्योंकि उसकी यूटिलिटी नहीं होगी. सो परफेक्ट टाइम पे आपको नॉलेज मिलेगा. भरोसा रखा है? बस फिर तोड़ूगी नहीं, इतना ही बोल सकती हूँ. मिल जाएगा जवाब. ओके, चलो आ जाइए, आगे बढ़ते हैं. वर्चुअल स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डन विद द राइटिंग पार्ट. चलो चेक. अच्छा, ये बोल रहा है, पूछ रहा है मैम, ऐसे तो कंपनी का वन ऑफ द मेरिट इज लायबिलिटी इज लिमिटेड, बट अनलिमिटेड कंपनी में कौन सब्सक्राइब करेगा? ट्राई टू अंडरस्टैंड. वंस यू बिकम अ मेंबर ऑफ एन अनलिमिटेड कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम देर इज नो लाइबिलिटी दैट इज अराइजिंग. यू ओनली अवेल द बेनिफिट्स. एंड व्हाट बेनिफिट्स? लाइक शेयर इन द प्रॉफिट. क्या सवाल पूछ रहे हो बेटा आप? कौन है? मारो उसको थोड़ा. आप बताओ मुझे, आज आप कुछ ना इन्वेस्ट करते हुए सिर्फ रिटर्न पा रहे हो, तो इतना तो आप रिस्क लेके ही चलोगे कि कल जाके अगर कंपनी डूबे तो आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा. मतलब इट्स अ गेम ऑफ रिस्क एंड रिटर्न. तो वो आप कैलकुलेट करके आप इन्वेस्ट करो. एंड इफ यू फील कि आपको इतना रिस्क नहीं देखना है या इतना जो अनप्रिडिक्टेड चीज आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे हो, देन डोंट इन्वेस्ट इन एन अनलिमिटेड कंपनी. इन्वेस्ट इन दोज कंपनीज विच आर लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी. You cannot put all the eggs in one basket, otherwise everything will break. So basically, to diversify your portfolio, you could have investments in different categories of companies. और ये कंपनी में सबसे बेस्ट यही चीज होती है that आज कुछ ना देते हुए हम सिर्फ पैसे ले ही ले रहे हैं. And whenever you are investing money in a company, बहुत exceptional cases होते हैं. इंडिया में 15 लाख से ज्यादा कंपनीज है और परसेंटेज बेसिस पे आप देखोगे कितनी कम कंपनीज डूबी है. तो उतना तो आपको रिस्क लेके ही चलना पड़ेगा ना. अब वही कंपनी अगर डूब गई जिसमें आपने इन्वेस्ट किया तो वो आपका बैड लक है, फिर भाई किस्मत ही खराब है, कुछ नहीं हो सकता है फिर. बट
ये तो हम प्रिजम्पशन लेके नहीं चल सकते कि जिसमें पैसा डाला है वो डूबने ही वाली है और लाइबिलिटी अराइज होने ही वाली है और हमको पैसा देना ही पड़ेगा. सो दैट्स द थिंग यार, वही वो खेल है. सो हाउ मच रिस्क टेकिंग कैपेसिटी यू हैव डिपेंडिंग अपॉन दैट यू इन्वेस्ट. तो कुछ कुछ लोग होते हैं जिनका रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा है. 100 जगह पे इन्वेस्ट किया, एक आधी कंपनी डूब भी गई फर्क नहीं पड़ता है, बाकी है जो रिटर्न दे रहा है. सो दैट्स ओके, ऐसे भी लोग होते हैं. ठीक है. चलो अब सुनो मेरी बात. कंपनीज कैन इशू शेयर्स ईदर एट पार और इवन एट प्रीमियम. So even when the shares are issued at a premium, it's not necessary that we are collecting the complete amount towards the face value. It might be a component of the premium. ठीक है. और liability कितने हद तक लिमिटेड होती है? Unpaid share capital, that is up to the extent of the face value. तो देखो अनलिमिटेड कंपनी में भी दो कैटेगरी होती है, लिमिटेड बाय अनलिमिटेड कंपनी विथ शेयर कैपिटल एंड अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल. अगर आपके शेयर्स है ही नहीं, जो कंपनी के फर्स्ट सब्सक्राइबर्स थे टू द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, बाय सब्सक्राइबिंग द एमओए दे बिकेम द मेंबर्स ऑफ द कंपनी. तो यहां पे अगर शेयर्स ही नहीं है ना, शेयर्स की फेस वैल्यू या प्रीमियम या एट पार, उसका सवाल ही नहीं उठता है. यू ऑल हैव जस्ट बिकम द मेंबर्स. You all are not regarded as the shareholder. You all are just the members of the company. That is what I am telling you. There is a differentiation between shareholders and members. और सारे के सारे rights और सारी की सारी duties members की होती है. उसके लिए आपको रुकना पड़ेगा और 10 दिन. बन सकता है ना. आपका ये जो इंटरेस्ट है, you can get it transferred to somebody else. उसका भी एक प्रोसेस है जो हम यूनिट नंबर 4 में पढ़ने वाले हैं. देखो शेयर्स ही नहीं है तो शेयर्स को परचेस और बेचने की बात ही नहीं आती है. यू आर ट्रांसफरिंग योर इंटरेस्ट एज अ मेंबर, दैट इज बीइंग ट्रांसफर्ड. देयर आर नो शेयर्स, सो हाउ कैन यू ट्रांसफर शेयर्स? आप तो वही चीज बेच सकते हो जो आपकी अपनी है. शेयर्स ही नहीं है तो शेयर्स कैसे बेचोगे? हु आर यू? यू आर नॉट द शेयर होल्डर, यू आर अ मेंबर. वॉट यू ट्रांसफर इज योर इंटरेस्ट एज अ मेंबर. ठीक है. चलो अब आगे बाकी जो भी डाउट्स होंगे वो क्लास के बाद. ओके यहां पे आके चलो. एंड वर्चुअल स्टूडेंट्स, आपके जो भी डाउट्स है आप लोग चैट बॉक्स में लिख देना. क्लास के बाद आई विल बी सॉल्विंग ऑल दीज डाउट्स. चलो सुनो मेरी बात. सबसे इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल. कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी. एसोसिएट कंपनी आज नहीं होने वाला है, आज हम लोग देखने वाले हैं होल्डिंग कंपनी एंड अ सब्सिडरी कंपनी. नाम में लिखा है जो कंपनी किसी और को कंट्रोल कर रही है, ओके, उसी कंपनी को कहते हैं एज अ होल्डिंग कंपनी. और जो कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है उसी को कहते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी. जो कंपनी किसी दूसरी कंपनी को होल्ड कर रही है उसी को कहते हैं एज अ होल्डिंग कंपनी. और जिस कंपनी के ऊपर यही कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है उस कंपनी को कहते हैं एज अ सब्सिडरी कंपनी. उसी कंपनी को क्या कहा जाता है? सब्सिडरी कंपनी. ओके तो बेसिकली होल्डिंग कंपनी पापा है और सब्सिडरी कंपनी उसकी बेटी है. तो जिसका बच्चा है वो तो बाप है ना, तो उसी को हम कहते हैं होल्डिंग कंपनी. और उसी की जो बच्ची है उसको हम क्या कहेंगे? सब्सिडरी कंपनी. यही होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी बनने के लिए कुछ पॉइंटर्स हैं कि कैसे कोई कंपनी को होल्डिंग माना जाएगा और कौन सी कंपनी को माना जाएगा उसकी सब्सिडरी. पहले तो आप लोग मुझे बताओ, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नेचुरल पर्सन है या आर्टिफिशियल है? अब आर्टिफिशियल है तो अब उसको कंट्रोल करने के पीछे कोई तो नेचुरल इंसान होगा. आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल, उसमें जान नहीं है.
वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकती है, बट उसके नाम से ट्रांजैक्शन करवाए जाते हैं, उसके नाम पर ट्रांजैक्शन करवाए जाते हैं। सही है गलत? अरे बोलो ना, इट्स लाइक अ पपेट, अ कंपनी इज लाइक अ पपेट। पपेट मतलब होता है कठपुतली। पपेट मतलब क्या होता है? कठपुतली। तो अब देखो, जब हम कठपुतली का नाच देखते हैं, ऐसा लगता है, मतलब लगता था बचपन में कि ये तो वो कठपुतली है जो नाच रही है, बट आज हम जानते हैं कि कठपुतली खुद नहीं नाच सकती है, पर्दे के पीछे उसको नचाने वाला है, जिसके इशारों पे वो कठपुतली नाचती है। यही कठपुतली हमारी कंपनी है, बट रियलिटी में कंपनी खुद नहीं नाच सकती है, उसको नचाया जाता है। और नचाने के पीछे जो लोग हैं, पर्दे के पीछे, वो दो लोग हो सकते हैं। एक डायरेक्टर्स जो डे टू डे मैनेजमेंट में इन्वॉल्व्ड होते हैं, और दूसरे होते हैं कंपनी के ओनर्स, क्योंकि कुछ डिसीजंस करने का पावर हमने दिया है सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ओनर्स को, सिर्फ और सिर्फ कंपनी के ओनर्स को। तो देखो यहां पे आपको नजर आ रहा है ये कठपुतली, और यही जो कठपुतली है उसको कोई तो नचा रहा है, और ये नचाने वाला पर्दे के पीछे है। एग्जाम्पल के गहराई में मत जाओ, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, ठीक है? वाहियात बच्चों। अब ऐसे केस में या तो होते हैं कंपनी के शेयर होल्डर्स, या तो होते हैं कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। अब बता, दोनों में से किसी एक के ऊपर भी अगर मेरा कंट्रोल आ गया, क्या मेरा कंट्रोल कंपनी के ऊपर आ जाएगा? दोनों में से किसी भी एक के ऊपर अगर मेरा कंट्रोल आ गया, मेरा कंट्रोल आ जाएगा कंपनी के ऊपर। इसी से बनता है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप। इसी से बनता है होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप। सबसे पहला पॉइंट जो है वो कहता है, नहीं, कॉर्पोरेट व्हील तो बाद में होगा। अगर आपकी कंपनी कंट्रोल करती है मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर, मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल शेयर कैपिटल, कई जमाना हो गया अमेंडमेंट आके, वो मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग, या तो फिर you have control over the composition of the board of directors, या तो फिर you all are chain subsidiaries, या तो फिर आप लोग कौन हो? chain subsidiaries। तो ऐसे केस में आप लोग बनते हो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी। एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं। आप लोगों ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में तो सुना ही होगा, ओके? यही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के है बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज, बहुत सारे। देयर इज अ लिस्ट ऑफ सब्सिडरी कंपनीज ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब ये जो कंपनी है ना रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, उसकी वन ऑफ द सब्सिडरी कंपनीज इज रिलायंस रिटेल लिमिटेड। आप अगर यहां पे देखोगे स्क्रीन पे, पता नहीं आपको दिख रहा है, और जूम अगर होता है तो हाँ, ये देखो, ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, और यही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है उसकी 300 से भी ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज है। 321 सब्सिडरी कंपनीज। दिस रिपोर्ट इज अकॉर्डिंग टू 2019। आज तो हम लोग 2022 में हैं, ओके? बट ये कहना गलत नहीं होगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 300 से भी ज्यादा सब्सिडरी कंपनीज है। क्या एक कंपनी की इतनी सारी सब्सिडरी कंपनीज हो सकती है? यस। कितनी भी बेटियां हो सकती हैं, उसके ऊपर कोई नहीं, उसके ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि आगे मैं बताने वाली हूं, देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ लेयर्स
एंड लेयर्स इज डिफरेंट देन दिस. तो सुनो मेरी बात, आई ऑलरेडी टोल्ड यू नेक्स्ट लेवल है ये, फाउंडेशन का नेक्स्ट लेवल है. मजा आ जाएगा आपको ये टॉपिक पढ़ के. मतलब यू ऑल विल एक्चुअली फील कि हाँ हम लोग इंटर में आ गए अभी. सुनो मेरे साथ रहना बस. सो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड has various subsidiary companies, जिसमें से one of the subsidiary company आपको दिख रहा है ये 274 नंबर, रिलायंस रिटेल लिमिटेड. जैसा अपना डीमार्ट है ना वैसा ही है रिलायंस रिटेल. इट्स बेसिकली किराना की दुकान इन अ सफिस्टिकेटेड मैनर. रिलायंस रिटेल में सब कुछ मिलता है, वही मिलेगा जो किराना की दुकान में मिलता है. नमक, शेंगदाना, साबुदाना, शक्कर, आटा, यही सब मिल रहा है रिलायंस रिटेल. बट लाइक इट्स सुपरमार्केट. इट्स अ काइंड ऑफ अ सुपरमार्केट. और यही रिटेल चेन पूरे इंडिया भर में है. ये जो कंपनी है रिलायंस रिटेल लिमिटेड इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. सो बेसिकली पापा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है और उनकी जो बेटी है दैट इज रिलायंस रिटेल लिमिटेड. अब ये जो है होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और रिलायंस रिटेल लिमिटेड का वो कैसा बना, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड was having control over more than 1/2 of the total voting power of Reliance Retail. इसी के द्वारा हमारी इस कंपनी ने कंट्रोल पाया इस दूसरी कंपनी के ऊपर. समझ में आई या नहीं बात? यू आर हैविंग कंट्रोल ओवर मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर ऑफ द टोटल. मैम शेयर कैपिटल क्या, वोटिंग पावर क्या, सेम ना? सेम तो है. सेम है या अलग अलग है? देखो वैसे अगर आपको लगता है सेम है तो आप पूरे गलत नहीं हो बट पूरे सही भी नहीं हो. सेम तब होगा जब आपकी कंपनी में एक ही कैटेगरी के शेयर्स है और सेम नेचर है, सभी शेयर्स पे सेम वोटिंग पावर है, तब ये रूल खरा उतरता है. बट इट्स नॉट टोटली करेक्ट. बट नाउ वी आर नो मोर इन फाउंडेशन, वी आर इन इंटर, सो वी हैव टू एक्चुअली अंडरस्टैंड एंड गो इन टू द डेप्थ ऑफ दैट सेक्शन. कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आपकी जो कंपनी है उनमें इक्विटी शेयर्स में भी बाइफर्केशन है. जैसे कि इक्विटी शेयर्स हो सकते हैं विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स और इक्विटी शेयर्स ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं. आपने कभी टाटा मोटर्स का नाम सुना है? टाटा मोटर्स लिमिटेड जो है उसके पास आप देखो दोनों कैटेगरी के शेयर्स है. शेयर्स विद इक्विटी शेयर्स with differential voting rights and equity shares with ordinary rights, ordinary voting rights. तो कंपनी एक ही है. देखो कंपनी एक ही है, टाटा मोटर्स शेयर प्राइस, और एक है टाटा मोटर्स डीवीआर. आप अगर देखोगे ये देखो ये कौन सी कंपनी है? टाटा मोटर्स लिमिटेड. कंपनी कौन सी है? टाटा मोटर्स लिमिटेड. बट ये जो शेयर्स है आर ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स. कौन से शेयर्स है ये? ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स. वहीं पे टाटा मोटर्स कंपनी वही है, दिख रहा है क्या? कंपनी वही है, कंपनी वही है, बट ये जो कंपनी है उसने इशू किए हैं ऑर्डिनरी शेयर्स के साथ साथ शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स. अब देखो टाटा मोटर्स के जो ऑर्डिनरी शेयर्स है उन पे 1 शेयर पे हमको मिल रहा है 1 वोट. बट हमारे जो डीवीआरस है उन डीवीआरस पे हमको 10 शेयर्स पे यस एक ही वोट मिल रहा है. अब ऐसी कंपनीज के लिए फिर वो रूल खरा नहीं उतरेगा, इसलिए हम
वही बताएंगे जो लॉ मेकर कहते हैं. लॉ मेकर कहते हैं अगर आप चाहते हो कि आपकी कोई सब्सिडरी कंपनी हो, you should have control over more than 1/2 of the total voting power. More than 1/2 of the total voting power. More than 1/2 of the total voting power. Assume करते हाँ, easy numbers में ले रही हूँ so that you all can focus on the concepts and not on the numbers. Suppose Tata Motors के कुल मिला के 1,00,000 शेयर्स है. कितने हैं? 1,00,000 इक्विटी शेयर्स है, जिसमें से 50,000 शेयर्स कौन से है? डीवीआर. और 50,000 शेयर्स कौन से है? बोलो ना, ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स है. अब से केस नंबर 1. केस नंबर 1. आपके पास ऑर्डिनरी जो शेयर्स है, ऑर्डिनरी शेयर्स सिर्फ और सिर्फ 30,000 है. कितने हैं? और आपके पास डीवीआर जो है वो 10,000 है. ठीक है. अब पहले तो इस कंपनी का टोटल वोटिंग देखते हैं. टोटल वोटिंग दिस प्लस दिस होगा टोटल वोटिंग. इसका टोटल वोटिंग बताओ. 50,000 शेयर्स पे सिर्फ 5,000 वोट्स है. और इसके वोटिंग पे बताओ कितना है? 1 शेयर 1 वोट. तो दोनों मिला के कितना होता है? 55. इसका मैं आधा करोगे. उससे ज्यादा अगर मेरे पास वोटिंग है तो मेरी कंपनी होल्डिंग और ये कंपनी सब्सिडरी. तो अब बताओ ऑर्डिनरी शेयर्स पे मेरे को कितना वोटिंग है? पूरे के पूरे, क्योंकि 1 शेयर 1 वोट. बट इस पे अरे यार 5,000 क्यों लिख रही हूं मैं? 1,000. टोटल बताओ. इज दिस मोर देन 1/2 ऑफ दिस? तो ये कंपनी होल्डिंग और वो कंपनी सब्सिडी. बट अगर मैं रिवर्स कर देती हूँ ना, रिवर्स, पूरा खेल बदल जाएगा. कैसे बताओ? सब इसको इरेज कर सकती हूँ क्या मैं? रिवर्स कर रही हूं मैं. तो अब इसको मैं बना रही हूं डीवीआर और इसको बना रही हूं ऑर्डिनरी इक्विटी शेयर्स. इसके 10 शेयर पे 1 वोट है, तो 30,000 शेयर्स पे सिर्फ 3,000. और ऑर्डिनरी 1 शेयर 1 वोट, टोटल आ रहा है सिर्फ 13,000. मतलब इतने शेयर्स लेने के भी बावजूद वोटिंग में मेरे को इक्विवेलेंट अधिकार नहीं मिला है. क्या मेरा इस केस में, ये केस नंबर 2 है, 13,000 वोट है. इज दिस मोर देन 1/2? तो इस केस में मेरी कंपनी होल्डिंग कंपनी नहीं मानी जाएगी. सो देखो ये कितना इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है जो लॉ मेकर ने लाया है. देर से ही दुरुस्त, बट लाया है. बिकॉज वॉट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द कंट्रोल दैट यू हैव. ज्यादा शेयर्स होके क्या फायदा हुआ? जरूर मेरे पास 30,000 डीवीआर्स है, बट उससे कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मेरा डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है. और फाइनली आप कठपुतली को कंट्रोल कैसे कर रहे हो? आप कठपुतली को कंट्रोल कर रहे हो थ्रू योर वोटिंग राइट्स. एंड दैट इज वाई व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट is not the amount of shares you are holding, but the amount of voting that you are having. सही है गलत? सही है गलत?
And that is why this amendment came. And finally, after the amendment, we said that holding company वो company होती है which holds more than 1/2 of the total voting power, holds more than 1/2 of the total voting power, holds more than 1/2 of the total. What is more important is not the share capital but the voting power. तो अगर आपका more than 1/2 voting power है तो आपकी कंपनी को होल्डिंग और दूसरी कंपनी को माना जाएगा as a subsidiary company. Yes or no guys? दूसरा तरीका of becoming holding and subsidiary is if you control the composition of the board of directors. You control the control the composition का क्या मतलब होता है? Control the composition आपकी कंपनी के हिसाब से, कंपनी आपकी कंपनी में मेजर रिमूव करने का पावर हमारे पास है. आपकी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर हमारे पास है. आपकी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का या रिमूव करने का पावर हमारे पास है. तब माना जाएगा हमारी कंपनी होल्डिंग और आपकी कंपनी सब्सिडियरी. क्या पॉसिबल है ऐसा? Why will somebody give someone else the power to control the composition of the board of directors? देखो board of directors वो लोग हैं जो day to day activities में involved है, managerial decisions वो लोग ले रहे हैं, और हम कह रहे हैं आप उन लोगों को अपॉइंट कीजिए जो आप चाहते हो. इनफैक्ट अपॉइंट छोड़ो, अपॉइंटमेंट के साथ साथ हम कह रहे हैं रिमूव करने का पावर भी आपके पास है, और वो भी एक दो बंदे नहीं, मेजॉरिटी डायरेक्टर्स को आप अपॉइंट कर सकते हो या रिमूव कर सकते हो हमारे हिसाब से. क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है? होता है? कब होता है? एसबीआई ने जब यस बैंक को एक्वायर किया था, जब यस बैंक लिक्विडेट होने वाला था, ओके, तो एसबीआई के पास राइट्स थे कि उन्होंने मेजर बोर्ड कंपोजिशन थी वही कंप्लीटली चेंज कर दी. जो एसबीआई के सीएफओ थे उनको सीईओ अपॉइंट कर दिया था यस बैंक का, और जो मेजर डायरेक्टर्स थे उनको हटा के एसबीआई और वेरियस पब्लिक सर्वेंट्स जो आईएएस ऑफिसर्स थे उनको वहां पे डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिया. क्या बात है, जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए. देखो मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल लेती हूँ, ये तो उसने प्रैक्टिकल एग्जांपल दिया है, बट आप एक सिंपल एग्जांपल देखो. सपोज से फॉर एग्जांपल आपके मन में कुछ, दिमाग में कुछ इनोवेटिव आइडिया आई कि कुछ तो अब इनोवेशन करना है, और क्लिक भी हो गया आपको कुछ आइडिया. ओके, क्या? अच्छा, वेंचर कैपिटलिस्ट. ओके, तो फिर क्या हुआ? आपको कुछ आइडिया क्लिक हो गई, बट नाउ यू वांटेड फंड्स टू इंप्लीमेंट दैट आइडिया. यू वांटेड फंड्स टू इंप्लीमेंट द आइडिया. आइडिया तो आ गया, बट अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए चाहिए आपको बहुत ज्यादा पैसा. चले गए आप बैंक्स के पास, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास गए, क्या अप्लाई किया आपने लोन के लिए. आपको क्या लगता है बैंकर्स लोन देगा? बैंकर्स आइडिया को देख के नहीं, पैसा को देख के ही लोन देता है. दिस इज हाउ बैंक्स वर्क. ओके, तो भले ही आपके दिमाग में अच्छा आइडिया आया होगा, बट अगर आपकी बैलेंस शीट कमजोर है ना, आपका लोन कभी अप्रूव नहीं होगा. तब ऐसे केस में फिर अब आप सोचते हो करे तो क्या करे. आइडिया तो जबरदस्त है और इंप्लीमेंट करोगे तो एकदम हिट है. बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने तो आपको पैसे देने से मना कर दिया. तो से फॉर एग्जाम्पल अब आ गए आप स्वप्निल सर के पास, कहा कि सर, ओ सर, ये देखो ये जबरदस्त आइडिया आया है, प्लीज थोड़ा बहुत फंडिंग दे दो, पैसे दे दो. तो सर पूछते कितना चाहिए पैसा. आपके तो सर ज्यादा कुछ नहीं, बस 50-100 करोड़ दे दो. तो सर बोलते चल दे दिया 50 करोड़. ऑल दीज एग्जाम्पल्स आर ओनली काल्पनिक. ओके, वास्तविक जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं है. चलो,
दे दिया सर ने 50 करोड़। अब देखो एक साइड पे सर ने दे तो दिया 50 करोड़, खुश हो गया, बहुत खुश हो गए, वाह मिल गया 50 करोड़ रुपया, अब मजा ही मजा। अब आइडिया को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और बेस्ट है, फिर पैसा कमाएंगे। बट अब सर बोलते रुक जा बेटा रुक जा, 50 करोड़ तो मैंने दिए, बट आई डोंट वांट टू बिकम योर कंपनी का शेयर होल्डर। तू मुझे मेरे फंड्स पे इंटरेस्ट दे तो आई विल गेट द रिटर्न ऑफ माई इन्वेस्टमेंट, प्लस तेरे कंपनी में कौन डायरेक्टर होगा वो मैं डिसाइड करूंगा, कौन आएगा एज अ डायरेक्टर और कौन जाएगा एज अ डायरेक्टर, क्योंकि डायरेक्टर वो लोग हैं जो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व है। देखो मैं आपको आज भी बताती हूँ, आज के दिन भी अगर हम कोई कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं ना, इट्स नॉट अबाउट what the company is doing, where it is doing and how it is doing. It's about who is in the management. आज अगर रतन टाटा ने कह दिया कि मैं ये आईपीओ के लिए आ रहा हूं इस कंपनी के लिए, आंख बंद करके हम लोग इन्वेस्ट करते हैं, बिकॉज वी वैल्यू द मैन एंड हिज मॉरल्स। इट्स अबाउट दैट। सवाल बाद में हम पूछेंगे कि आपको पैसा क्यों चाहिए, बट उन्होंने बोल दिया ना, वही हमारे लिए काफी है। सो इट्स अबाउट हु इज इनटू द मैनेजमेंट। आप सोचो कल जाके रामलिंगा राजू आ जाते हैं और कहते हैं भाई मुझे पैसा दो, कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी है, आप देखोगे भी नहीं उनके पास, सही है गलत। सो इट्स अबाउट दैट मैन एंड हिज प्रिंसिपल्स। बहुत बार ऐसा होता है, तो आप समझने की कोशिश करो। इस बच्चे पे भरोसा है इसलिए इसको 50 करोड़ रुपए दिया है, बट अरे उस बच्चे के अकेले के हिसाब से थोड़ी ना कंपनी रन करने वाली है। डायरेक्टर्स डिसीजन मेजॉरिटी से लेता है, और हम नहीं चाहते कि कोई गलत डायरेक्टर आ जाए और बैंड बज जाए। ये बच्चा भले ही अच्छा होगा, सपने अच्छे हैं, एंथुजियाज्म है, मेहनत करना चाहता है, बट भाई दूसरे भी तो है जो कंपनी के अफेयर्स में इन्वॉल्व है, इसलिए हम कहते हैं भाई तू पैसा ले ले, बट तेरे साथ साथ मैनेजमेंट में कौन रहेगा ये डिसीजन तेरा नहीं होगा, हमारा होगा। हम डिसाइड करेंगे कौन आएगा और कौन जाएगा एज अ डायरेक्टर इन द कंपनी। हाँ बोलोगे या ना बोलोगे आपके हिसाब से? क्योंकि अब यस बैंकर्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने तो मना कर दिया है, एंड इफ यू बिलीव योर ड्रीम्स एंड यू नो यू हैव द कैपेसिटी, यू नो यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग रॉन्ग, यू विल ऑब्वियसली गिव द पावर। क्योंकि अब आपको भी सही करना है, क्योंकि आपकी जीत में ही हमारी जीत है। अब तो हम लोग कोई अलग अलग है नहीं, साथ ही हमें चलना है, तो ऑब्वियसली एनीवन वुड से यस। तो ऐसे सिचुएशंस आते हैं जहां पे क्या होता है, आप किसी दूसरी कंपनी को कंट्रोल देते हो, आपकी कंपनी में मेजॉरिटी डायरेक्टर्स अपॉइंट करने के लिए या तो फिर मेजॉरिटी डायरेक्टर्स निकालने के लिए। तब ये वाली कंपनी जो कंट्रोल कर रही है विल बी रिगार्डेड एज द होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी के ऊपर कंट्रोल एक्सरसाइज किया जा रहा है विल बी नोन एज द सब्सिडियरी कंपनी। यस और नो गाइज? और तीसरा जो पार्ट है दैट इज चेन सब्सिडरीज, जो चेन रूल है। चेन सब्सिडरी में क्या होता है, जैसे चेन रूल है, A इज इक्वल टू B, B इज इक्वल टू C, देन A इज इक्वल टू C. A इज द होल्डिंग फॉर B, B इज द होल्डिंग फॉर C. A will also become the holding for C Limited. Yes or no guys? इसी को कहते हैं चेन सब्सिडरीज, और ये इसमें मैं आगे बताने वाली हूं, इवन डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विथ वन और मोर अदर सब्सिडरी कंपनीज। इफ यू कंट्रोल मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर इन सम अदर कंपनी, देन ऑल्सो यू आर होल्डिंग एंड दैट कंपनी सब्सिडरी। अभी मैंने क्या किया कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, बट मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसके ऊपर बताना चाहती हूँ बहुत डिटेल में, और इसके बाद ऊपर बहुत सारे एग्जामिनेशन में भी इंस्टीट्यूट ने जो है वो सवाल पूछा है। पहले इतना समझ लो, A इज द होल्डिंग फॉर B, B is the holding for C. Then even, बोलो ना, then even A will be regarded as the holding company for C Limited. Yes or no, guys? एक बात बताओ मुझे, होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए
होल्डिंग सब्सिडरी बनने के लिए क्या होल्डिंग कंपनी का होना जरूरी है और क्या सब्सिडरी कंपनी का होना जरूरी है? ये जो होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, इज इट बिटवीन पीपल और इज इट बिटवीन कंपनीज? इज इट बिटवीन पीपल और इज इट बिटवीन कंपनीज? इट इज बिटवीन कंपनीज. मैं एक एग्जाम्पल पूछना चाहती हूँ. प्लीज रेज योर हैंड एंड देन गिव द आंसर. ओके, सपोज I am, say Ankita ma'am, is holding 90% equity shares and in turn voting powers. क्योंकि एक ही कैटेगरी के शेयर्स है. इन और कुछ नाम लेना चाहते, इन्फोसिस. रेज योर हैंड एंड गिव मी द आंसर. क्या मैं होल्डिंग बन जाऊंगी इन्फोसिस लिमिटेड की? अच्छा ठीक है. एनीवन हु इज सेइंग नो प्लीज रेज द हैंड. ओके, नो. पहले आपने यस बोला, पहले आपने यस बोला था. इसने यस बोला था, मैंने हाथ देखा था आपका ऊपर. उस बच्ची को मैं मौका दूंगी क्योंकि उसने सबसे पहले हैंड रेज किया था. हाँ आप ही बेटा, पीछे मत देखो. आप माइक किधर गया? गुजरात के पास था ना माइक. उसके बाद मुझे यहां से कोई बच्चा चाहिए. आप दोगे जवाब? ठीक है. अंकिता मैम, होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाएगी क्योंकि वो आर्टिफिशियल पर्सन नहीं है. अगर एक ह्यूमन बीइंग कंपनी में अपना शेयर होल्डिंग करता है, फॉर एग्जांपल 90%, तो वो शेयर होल्डर या फिर मेंबर्स कहलाते हैं. वो होल्डिंग कंपनी नहीं कहलाते हैं. तो क्या इसका जवाब सही है? क्या नाम है बेटा आपका? सुनिधि जैन. सुनिधि. अच्छा, सुनिधि जी ने जो कहा है वो एकदम सही जवाब है. जोरदार तालियां उसके लिए बेटा. बैठ जाओ. ये कह रही है कि मैं आप कंपनी थोड़ी ना हो. होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप इंसानों के बीच में नहीं, कंपनीज के बीच में होता है. तो उस चीज के लिए कंपनी का होना जरूरी है. क्या बात है सुनिधि जी. बाद में आप आपकी कैडबरी लेके चले जाना अच्छे जवाब के लिए. और एक दूसरा सवाल. तो ये सवाल का जवाब समझ में आया? Virtual students, I hope you all understood. Even if I hold 99% voting power, still I will not be regarded as a holding company. नाम में लिखा है holding company. Holding उसके लिए कंपनी होना जरूरी है. I am not a company. I am a natural person, and therefore I cannot be regarded as the holding company. चलो दूसरा एग्जाम्पल. दूसरा बहुत मस्त था. इस सवाल का जवाब भी जो भी देगा उसको कैडबरी मिलेगा. आपको माइक्रोसॉफ्ट के बारे में पता है? माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड, इज इट एन इंडियन कंपनी? नो. सो इट्स एन अमेरिकन कंपनी. ओके, फॉरेन कंपनी. फाइन, माफ कर दो मुझे. इट्स अ फॉरेन कंपनी. ठीक है. इसी कंपनी ने क्या किया, सुनो ना मेरी बात. इसी कंपनी ने, अब मैं सेम एग्जांपल ले रही हूं. चलो, 90% वोटिंग पावर अक्वायर कर लिया इन इन्फोसिस लिमिटेड. सुनो, इतना आसान नहीं है भाई. सवाल ये है, देखो आपको, अगर आपका जवाब हाँ है तो आपको रीजंस के साथ बोलना है, और ना है तो भी आपको रीजंस के साथ बोलना है, क्योंकि मैं बहुत काउंटर करने वाली हूँ आप लोगों को. बहुत ज्यादा काउंटर करने वाली हूँ. ठीक है. सवाल ये है, इन दिस केस, दिस इज केस नंबर 2. ओके, इज माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड द, यहां के बच्चों को पहले मैं मौका देने वाली हूं. ऐसे मत करो यार, सबको चांस मिलना चाहिए इक्वल. आप लोगों में से ऑफकोर्स कोई जवाब देना चाहता है तो हैंड रेस करेगा ना, अदरवाइज आई विल कम हियर.
क्या माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड को हम होल्डिंग कंपनी मान सकते हैं इन्फोसिस लिमिटेड का? यहां पे से हम लोग पहले देख लेते हैं. आपने सबसे पहले हैंड रेस किया, माइक दोनों इसको, उसके बाद आप ना. मैम एक क्लैरिफिकेशन थी, माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड यूएस बेस्ड कंपनी है ना? ऐसे ऐसे नहीं होता है. मैम इफ अच्छा एक काम करती हूँ, चलो. ये आपने एक्चुअली किया नहीं है, सो आई एम नॉट क्वाइट श्योर वेदर यू ऑल विल बी एबल टू गिव द आंसर. आई वांट टू टेल यू द आंसर. ओके, बट I'll ask you the reasons. I'll come to that. Microsoft Limited is the holding company for Infosys. This is the answer. Legal answer. और ये सही जवाब है. Microsoft is the holding company for Infosys Limited. Okay. आपका भी यही जवाब था क्या? क्या आपका कुछ और जवाब था? अच्छा ठीक है. किसी का जवाब था कि Microsoft होल्डिंग कंपनी है Infosys की? आपका था. ठीक है, इसको माइक दे दो, फिर मैं आपके पास आती हूँ. बिकॉज माइक्रोसॉफ्ट इन्फोसिस के मोर देन 1/2 ऑफ द टोटल वोटिंग पावर कंट्रोल कर रही है. अच्छा ठीक है, चलो ये कह रहा है क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट मोर देन 1/2 ऑफ टोटल वोटिंग पावर होल्ड कर रही है. अभी केस 1 में हमने कुछ एक कंक्लूजन लिया था कि होल्डिंग और सब्सिडरी बनने के लिए कंपनी का होना जरूरी है. सिंपल. क्योंकि सुनिधि ने क्या कहा कि मैम आप भले ही 90% होल्ड कर रहे हो बट आप कंपनी नहीं हो, तो इसीलिए आपको होल्डिंग कंपनी मान ही नहीं सकते. सेम लॉजिक यहां पे भी क्या अप्लाई करेगा, और हर केस में अप्लाई करेगा ना, क्योंकि होल्डिंग और सब्सिडरी बनने के लिए कंपनी का होना जरूरी है. आपने ये तो कह दिया, अग्री. माइक्रोसॉफ्ट एंड इन्फोसिस आर कंपनीज. अच्छा एक मिनट डर गई मैं. एक बात बताओ मुझे, व्हाट डू यू मीन बाय कंपनी? Company is a company incorporated under this act or any other previous company. Very good, very good. Company means a company incorporated under this act or under any previous company law. तो आप बताओ माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड क्या कंपनीज एक्ट 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ है? No ma'am. क्या कंपनीज एक्ट 1956 में इनकॉर्पोरेट हुआ है? No ma'am. कंपनीज एक्ट 1913 में इनकॉर्पोरेट हुआ है? No ma'am. तो क्या वो कंपनी होगी? फॉरेन कंपनी तो है. According to section number 2, sit down. It's okay even if the answer is wrong because I knew you all are not going to give the answer, but I wanted you all to speak. क्योंकि ये सिखाया ही नहीं आप लोगों को. और कोई है जिसका जवाब है yes with some other reason, other than what he's saying. Okay, let's see. आपको मैंने कल भी पूछा था कि बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है. अच्छा इसीलिए आपको पता है. नहीं ठीक है, आप बैठ जाओ, मेरे को समझ गया आपको सही जवाब आता है. इसने पूछा था मुझसे ये चीज इसलिए. और कोई है? बट बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी. ठीक है चलो, इसको मैंने कल जवाब बता दिया था. एक्चुअली इसने एक डाउट पूछा था इसके लिए. इट्स ओके. एक बार प्लीज इन दोनों बच्चों के लिए जोरदार तालियां. And at least they tried, that is why. Okay, I knew you all would not have given the answer because this was not taught at foundation level. सुनिधि आप बाद में ले लेना, ठीक है, क्योंकि आप वहां पे बहुत ही बीच में बैठे हो. सुनो यहाँ पे क्या हुआ है. According to section number 2, clause 20, Microsoft is not a company. It's not a company. What do you mean by a company? मैंने आपको देखो, मैंने स्टार्टिंग में जब कंपनी की डेफिनेशन कराई थी मैंने आपको बोला था बाद में मैं उसको इस्तेमाल करने वाली हूँ फॉर होल्डिंग एंड सब्सिडरी. क्या याद है आपको? और मैंने आपको ये भी कहा था कि कानून की दुनिया अपनी दुनिया होती है. ये अपने सपने खुद सजाता है और अपनी दुनिया खुद बसाता है. अगर मैंने कंपनीज एक्ट में कंपनी शब्द को डिफाइन किया है, इस वर्ड का डेफिनेशन वही होगा जो हमने इस एक्ट में प्रिस्क्राइब किया है. कंपनी मतलब क्या? A company means a company incorporated under this act or under any previous company law. Microsoft is not incorporated under 2013 Act. It's not incorporated under 1956 or under any previous company law. So basically Microsoft is not a company according to the definition of the word company under the Companies Act 2013. बट इसी डेफिनेशन के नीचे लॉ मेकर ने एक एक्सप्लेनेशन डाला है.
और इसी एक्सप्लेनेशन में वो लोग कहते हैं ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ सीइंग whether there is holding and subsidiary relationship. Only for the limited purpose of seeing whether there is a holding and a subsidiary relationship. Okay? हम कंपनी को मानेंगे as a body corporate. हम only for this purpose. ये explanation लॉ मेकर ने ही दिया है उसी डेफिनेशन के नीचे. क्या है? Only for the limited purpose of seeing whether two companies have holding and a subsidiary relationship. हम कंपनी को कंपनी नहीं बल्कि बॉडी कॉर्पोरेट मानेंगे. एंड व्हाट डू यू मीन बाय बॉडी कॉर्पोरेट्स? बॉडी कॉर्पोरेट्स आर दोज कंपनीज विच आर इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया. बॉडी कॉर्पोरेट्स की डेफिनेशन बहुत ब्रॉड है. बॉडी कॉर्पोरेट में वो सारी कंपनीज तो आती है जो कंपनी है अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, बट वो भी कंपनीज जो इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेट हुई है उनको भी हम मानेंगे बॉडी कॉर्पोरेट. उनको क्या मानेंगे? दे आर नॉट कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट, दे आर रिगार्डेड एज बॉडी कॉर्पोरेट्स, बट ओनली फॉर द लिमिटेड पर्पज ऑफ होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी. हमने कहा होल्डिंग और सब्सिडरी का रिश्ता देखने के लिए हम कंपनी नहीं देखेंगे, हम देखेंगे बॉडी कॉर्पोरेट. तो क्या माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है? क्या माइक्रोसॉफ्ट लिमिटेड बॉडी कॉर्पोरेट है? बिकॉज इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. इट्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड, इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट. And now, because even body corporates are included to see whether there is a relationship of holding and subsidiary, यहाँ पे Microsoft Limited का holding count करेगा. यहाँ पे Microsoft Limited का holding count करेगा. Because it's a body corporate. Even if a body corporate holds more than 1/2 of the total voting power, it will be regarded as a holding company. और जिसके ऊपर कंट्रोल किया गया है मेरे एग्जाम्पल में इन्फोसिस के ऊपर, then that company will be regarded as a subsidiary company. Getting this or no, my dear friends? तो देखो आंसर है yes, Microsoft is the holding company for Infosys Limited. But reasoning 90% नहीं है, 90% is 1 point. Agreed. 90% जो आपने कहा है वो सही है. But there is one more reason that you have to add, and that is Microsoft Limited is a body corporate. And for seeing whether there is holding and subsidiary relationship, हम कंपनी नहीं, हम देखते हैं body corporate. And body corporates are all those companies which are incorporated in India and also includes companies which are incorporated outside India. So Microsoft is incorporated outside India. It's a body corporate. And because it's a body corporate, it comes under the purview of holding and subsidiary companies. अब लॉ मेकर ने कहा कि आपकी जो होल्डिंग और सब्सिडरी का रिलेशनशिप है, ओके, उसमें 2 से ज्यादा लेयर्स नहीं हो सकते हैं. Earlier it was said in the act that you all cannot have more than such number of layers as may be prescribed. As may be prescribed. As may be prescribed. मतलब ये एक्ट में दिया है या रूल में दिया है? हम क्या पढ़ रहे हैं? एक्ट या लॉ? लॉ में एक्ट के साथ साथ क्या रूल्स को पढ़ना भी जरूरी है? और रूल्स में प्रिस्क्राइब किया गया है कि कोई भी होल्डिंग कंपनी को 2 से ज्यादा लेयर्स नहीं हो सकते. व्हाट डू यू मीन बाय अ लेयर? देखो, ए लिमिटेड है जिसकी सब्सिडरी कंपनी बी लिमिटेड है, और बी लिमिटेड की सब्सिडरी कंपनी सी लिमिटेड है. ओके, चेन सब्सिडरी के रूल के तहत अब हम कहेंगे ए लिमिटेड इज ऑल्सो द होल्डिंग कंपनी फॉर सी लिमिटेड, क्योंकि देखो बी वही करता है जो ए चाहता है, सी वही करता है जो बी चाहता है.
मतलब सी में भी वही होने वाला है जो ए चाहता है थ्रू बी. सही है गलत? And that is why we say A is also the holding company for C Limited. अब ये जो है this is the first layer और ये जो है इसको हम कहेंगे as the second layer. क्या C Limited की कोई सब्सिडरी कंपनी हो सकती है? मैं X नहीं लिखती हूँ, नहीं तो आपको लगेगा X Limited है वो. मैं लिखूंगी cannot have subsidiaries. It cannot have subsidiaries. A का पैसा B में है, B का पैसा C में है, C अपना ये पैसा किसी और में नहीं डाल सकता क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, आप अपना पैसा रूट कर रहे हो किसी और के थ्रू और कहीं भेज रहे हो, किसी और के थ्रू और कहीं भेज रहे हो, किसी और के थ्रू और कहीं भेज रहे हो. लोग बेनामी ट्रांजैक्शन करना शुरू कर दिया था, मनी लॉन्ड्रिंग होना शुरू हो गया था. एंड दैट इज व्हाई वी से वी डोंट वांट सो मेनी लेयर्स. द नंबर ऑफ लेयर्स हैज टू बी रिस्ट्रिक्टेड अप टू ओनली 2. तो आप कहोगे कि मैम क्या बोल रहे हो आप? अभी तो कुछ देर पहले आपने कहा रिलायंस की तो 300 से ज्यादा कंपनीज है. 300 कहां, 300 और ये 2 कहां पे? मतलब कुछ संबंध ही नहीं है. मैम आप क्या बोल रहे हो? आप समझने की कोशिश करो. ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, उसके ये 300 बच्चे हैं. पापा की जितने चाहे उतने बच्चे हो सकते हैं. ये 300 है, ये 300 क्या 1000 भी हो सकते हैं. अब जैसे उसमें से एक है रिलायंस रिटेल लिमिटेड. रिलायंस रिटेल ने अपनी कुछ सब्सिडरी खोली है, चलेगा क्या? चलेगा क्या? क्योंकि फर्स्ट लेयर इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस रिटेल. सेकेंड लेयर इज रिलायंस रिटेल एंड इट्स सब्सिडरी. बट इसकी ये जो सब्सिडरी है उसकी कोई भी सब्सिडरी नहीं हो सकती है. नॉट अलाउड. सॉरी, हाँ तो ये हो सकता है ना, ये तो बताया ना बेटा मैंने. हाँ ये जियो है, ऐसे आप बोल रहे हो ना? इसकी क्या? हाँ अच्छा, इसकी भी हो सकती है. तो ये तो एक ही लेयर हुआ ना बेटा. नहीं समझ रहे आप? वो एक लेवल पे आते हैं, हम लेयर की बात कर रहे हैं. ऐसा कितना भी चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा. ऐसा कितना भी चलेगा, ऐसा 2 से ज्यादा नहीं चल. तो रिलायंस इंडस्ट्रीज की 300 सब्सिडीज है, रिलायंस रिटेल की भी 300 हो सकती है. बट वो जो सब्सिडीज है, किसकी सब्सिडीज? रिलायंस रिटेल, उसकी कोई सब्सिडरी नहीं हो सकती है. ये मेरा है बताना. ऐसा चलेगा हॉरिजॉन्टल. वर्टिकल में देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑफ ओनली 2. उससे ज्यादा आपकी सब्सिडरी कंपनीज नहीं हो सकती. गेटिंग दिस और नो? ये वाली कंपनीज की और भी सब्सिडरीज हो सकती है, लेकिन वो आई मीन सॉरी, ये कंपनी कौन सी ये वाली? मतलब वो वाली कौन सी? इसका नाम दे देती हूँ. इसमें नॉट अलाउड लिखा है. एक्स लिमिटेड. एक्स लिमिटेड बहुत सारी कंपनीज की होल्डिंग कंपनी हो सकती है. नहीं हो सकता है ना, वही तो मैं बोल रही हूँ. वो पूछ रहा है मैम क्या एक्स लिमिटेड बहुत सारी कंपनीज का होल्डिंग कंपनी हो सकता है? नहीं हो सकता है, किसी का भी नहीं हो सकता है. वो सिर्फ सब्सिडरी कंपनी बन के ही रह जाएगा. इट कैन नॉट बी द होल्डिंग कंपनी. अरे हाँ या ना? ठीक है. हो सकता है एक थ्रू वोटिंग पावर और एक थ्रू कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. एक ही कंपनी के क्या 2 होल्डिंग कंपनी हो सकते हैं? द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस. वन कुड बी बाय वोटिंग and the other could be by controlling the composition
of the board of directors. होल्डिंग और सब्सिडी का डिस्कशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, बाकी का सारा डिस्कशन जो है वो होगा कल. थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग. I will see you all tomorrow. Bye bye everyone and bye bye virtual students. सुनिधि यहाँ पे आ जाइए ना प्लीज. And those who have any doubts, you all can please come over here and ask me your doubts. अच्छा एक ही मिनट, गुरुकुल के जो स्टूडेंट्स है ना, उन लोगों के लिए लंच के 2 काउंटर्स लगे हुए हैं. One is for the girls and the other is for the boys. तो टाइम आप लोगों का बच जाएगा, फटाफट आप लोग वहां पे जाके लंच ले सकते हो.